हेलो दोस्तों। एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज या एनएसई आईएक्स एनएसई का इंटरनेशनल आर्म है और ये गिफ्ट सिटी में बेस्ड है। पिछले हफ्ते इसने ग्लोबल एक्सेस नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये इंडियंस को एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसे यूएस स्टॉक्स डायरेक्टली खरीदने और बेचने देता है। ये आरबीआई के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम या एलआरएस के अंडर काम करता है, जहां आप हर फाइनेंशियल ईयर 2.3 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर सकते हो। ये लिमिट यूएसडी आईएनआर रेट पे डिपेंड करता है और ये चेंज हो सकता है। लेकिन इंडियंस तो ऑलरेडी यूएस स्टॉक्स खरीद रहे थे ना। जी हाँ, कई इन्वेस्टिंग ऐप्स ये सर्विस कुछ सालों से दे रहे हैं, लेकिन इन ऐप्स के काम करने का तरीका थोड़ा अलग था। बेसिकली ये ऐप्स रैपर्स जैसे थे। एक्चुअल ट्रेडिंग व्यू ट्रेड या अल्पाका सिक्योरिटीज जैसे किसी कम जाने माने अमेरिकन फर्म्स करते थे। इनमें से ज्यादातर ब्रोकर डीलर्स हैं। इनके खुद के ऐप्स नहीं होते, लेकिन ये बैकएंड सिस्टम्स देते हैं, जैसे यूएस मार्केट्स का एक्सेस, ट्रेड एग्जीक्यूशन और कस्टडी ऑफ शेयर्स, जिन्हें कोई और यूज कर सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए, जब आप इनमें से किसी ऐप पे बाय एप्पल बटन पे क्लिक करते हो, तो ये ऐप व्यू ट्रेड के सिस्टम को कॉल करता है और बाकी सारा काम व्यू ट्रेड हैंडल करता है। आपके पैसे एलआरएस के थ्रू इंडिया से निकलते हैं और यूएस ब्रोकर के पास पहुंचते हैं और आपके शेयर्स अमेरिका में होल्ड किए जाते हैं। आरबीआई फॉरेक्स रेमिटेंस को संभालता था। यूएस ब्रोकर एसईसी के अंडर रेगुलेटेड थे, लेकिन कोई भी इंडियन सिक्योरिटी रेगुलेटर इस चेन में इन्वॉल्व नहीं था। और यहीं ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइडर या गैप फ्रेमवर्क काम आता है। इसे गिफ्ट सिटी के रेगुलेटर आईएफएससीए ने प्रिस्क्राइब किया है। इसने ये मैंडेटरी किया है कि जो प्लेटफॉर्म्स इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन्हें आईएफएससीए के रेगुलेटरी लाइसेंस के अंडर ऑपरेट करना होगा। एनएसई आईएक्स ने यूएस मार्केट्स में ऑर्डर्स रूट करने के लिए व्यू ट्रेड के साथ पार्टनर किया है। ये पहला फर्म है जिसे ये लाइसेंस मिला है। अब आपके पैसे गिफ्ट सिटी में एक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में जाएंगे, वहां इन्हें डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा। आप एनएसई आईएक्स के थ्रू यूएस मार्केट्स में ट्रेड करोगे। तो अब यूएस में इन्वेस्ट करने के पाइपलाइन में एक इंडियन रेगुलेटर भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा पहले नहीं था। यूएस के साइड पे आपके सिक्योरिटीज एसआईपीसी या सिक्योरिटीज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन कवर करते हैं। अगर यूएस का ब्रोकर डीलर फेल होता है तो ये पर कस्टमर $500,000 तक प्रोटेक्ट करता है। इसे आपके ब्रोकरेज अकाउंट के लिए एक डिपॉजिट इंश्योरेंस जैसे देखा जा सकता है। अब ये तो था न्यूज़, लेकिन हमारे हिसाब से ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब आपका ऑर्डर यूएस मार्केट पहुंचता है तो क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये सिस्टम इंडिया में कैसे काम करेगा। फिर हम ये समझेंगे कि ये सिस्टम यूएस में कैसे काम करेगा। एंड में हम ये भी समझेंगे कि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या बदल सकता है। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया का साइड समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचो, आप ज़ीरोधा पे एक स्टॉक खरीदते हो। आपका ऑर्डर हमारे सर्वर्स तक जाता है, जहां कुछ चीजें चेक होती है, जैसे आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं या नहीं। फिर ये ऑर्डर एक्सचेंज के मैचिंग इंजन के पास जाता है। बीएसई या एनएसई जैसे एक्सचेंजेस एक सेंट्रल ऑर्डर बुक मेंटेन करते हैं, जिसमें हर बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर प्राइस और टाइम के बेसिस पे लिस्टेड होता है। ये इंजन बायर्स और सेलर्स को बेस्ट प्राइस के बेसिस पे पहले मैच करता है। अगर दो ऑर्डर्स के प्राइसेस सेम होते हैं तो जो ऑर्डर पहले आया था उसे प्रायोरिटी मिलती है। एक बार जब ट्रेड मैच हो जाता है तो एक्सचेंज के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम शुरू होता है। ये बायर और सेलर के बीच आता है और इनके डील के दोनों साइड्स को गारंटी करता है। अगर कोई भी साइड डिफॉल्ट करता है तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन दूसरे पार्टी को कवर करता है। एक बिजनेस डे के बाद, मतलब T+1 बेसिस पे शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं और पैसे सेलर के पास चले जाते हैं। यहाँ नोट करने लायक एक डिटेल ये है कि हर रिटेल ऑर्डर एक्सचेंज तक जाता है। आपका ब्रोकर आपका बाय ऑर्डर किसी दूसरे कस्टमर के सेल ऑर्डर के साथ इंटरनली मैच नहीं कर सकता। एक्सचेंज ही मार्केट है। इसे ऑर्डर ड्रिवन सिस्टम कहा जाता है और ये पूरी दुनिया में सबसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स में से एक है। और भी बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं जिन पे हम अभी फोकस नहीं करेंगे, लेकिन मोटा मोटा सिस्टम ऐसे ही काम करता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि इंडिया में सिस्टम कैसे काम करता है, चलिए अब यूएस का साइड देखते हैं। देखो, यूएस में भी एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे एनवाईएसई, नैस्डैक और कुछ और। लेकिन जब कोई रिटेल इन्वेस्टर एप्पल जैसे किसी स्टॉक को खरीदता है तो ऑर्डर बहुत कम केसेस में एक्सचेंज तक जाता है। तो फिर ये जाता कहाँ है? यही चीज़ें इंडिया से अलग होने लगती है। इंडिया में आपका ब्रोकर आपके एजेंट जैसे काम करता है। ये आपके ऑर्डर लेता है और इसे एक्सचेंज तक पास ऑन कर देता है। बस ये आपके ट्रेड का दूसरा साइड नहीं ले सकता।
जैसा मैंने बताया, ये आपका बाय ऑर्डर किसी सेलर के ऑर्डर के साथ इंटरनली या खुद से मैच नहीं कर सकता। सिर्फ एक्सचेंज ही ट्रेड्स के लिए एक लेजिटिमेट जगह है। लेकिन यूएस में ब्रोकर्स के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। ये या तो ब्रोकर डीलर्स जैसे रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब ये एक एजेंट जैसे काम कर सकते हैं और आपके ऑर्डर्स एक्सचेंज तक भेज सकते हैं। नहीं तो ये एक प्रिंसिपल जैसे भी काम कर सकते हैं, जहां ये ट्रेड का दूसरा साइड खुद ही ले सकते हैं। नहीं तो ये ऑर्डर किसी थर्ड पार्टी मार्केट मेकर के पास भेज सकते हैं। ज्यादातर बड़ी यूएस फर्म्स जैसे रॉबिनहुड, चार्ल्स श्वाब और इंटरैक्टिव ब्रोकर्स ब्रोकर डीलर्स हैं, और ज्यादातर केसेस में रिटेल ऑर्डर के लिए ये थर्ड ऑप्शन चुनते हैं। और ये कैसे काम करता है? रॉबिनहुड आपका ऑर्डर होलसेल मार्केट में भेजता है, जो सिटाडेल सिक्योरिटीज जैसा एक बड़ा ट्रेडिंग फर्म हो सकता है। फिर सिटाडेल ट्रेड का दूसरा साइड खुद ही ले लेता है। तो अगर आप एप्पल के 10 शेयर्स खरीद रहे होते हो, सिटाडेल आपको वो 10 शेयर्स अपने इन्वेंट्री से बेच देता है। तो पूरा ट्रेड सिटाडेल के प्राइवेट सिस्टम में होता है, किसी एक्सचेंज में नहीं। लेकिन सिटाडेल ऐसा क्यों करना चाहेगा? देखो, जैसा मैंने बताया, यूएस में बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। किसी भी टाइम पे एप्पल हर एक्सचेंज पे अलग अलग प्राइस पे ट्रेड हो रहा होता है। इसे स्टेबल करने के लिए एसईसी को एक NBBO या नेशनल बेस्ट बिड एंड ऑफर की जरूरत होती है। सारे एक्सचेंजेस के हाईएस्ट बिड या बाइंग प्राइस को लो, और सारे एक्सचेंजेस के लोएस्ट आस्क या सेलिंग प्राइस को लो, और यही NBBO होता है। तो सोचो, एप्पल का बिड $230 है, मतलब कोई एप्पल का स्टॉक खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा ये प्राइस पे करना चाहता है। और सोचो, इसका आस्क $230.02 है, मतलब कोई एप्पल का स्टॉक बेचने के लिए कम से कम ये प्राइस चाहता है। इन दोनों प्राइसेस के डिफरेंस को स्प्रेड कहते हैं। मार्केट मेकर्स इसी स्प्रेड में ऑपरेट करते हैं। ये बिड प्राइसेस पे स्टॉक खरीदते हैं और आस्क प्राइसेस पे इन्हें बेचते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस इनकी कमाई होती है। ये डिफरेंस देखने में छोटा लगता है, लेकिन जब ऐसा कई लाखों बार किया जाता है, और वो भी अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस पे और बहुत बड़े क्वांटिटीज में, तो इसकी वैल्यू कई बिलियन डॉलर्स तक बढ़ जाती है। लेकिन सिटाडेल स्पेसिफिकली रिटेल ऑर्डर चाहता है, क्योंकि इनके अगेंस्ट ट्रेड करना ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होता है। जब कोई हेज फंड अग्रेसिवली एप्पल के स्टॉक्स बेचता है, तो ये इस बात का सिग्नल होता है कि इसके पास शायद कोई इंफॉर्मेशन है। इस ट्रेड का दूसरा साइड लेना डेंजरस हो सकता है। लेकिन जब कोई रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर 10 शेयर्स खरीदता है क्योंकि उसे कोई कंपनी पसंद है, तो इस ट्रेड में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता। इसके कारण प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं आएगा। रिटेल ऑर्डर्स छोटे होते हैं, ये काफी हद तक अनइन्फॉर्म्ड होते हैं, और ये प्रेडिक्टेबल भी होते हैं। मार्केट मेकर के लिए ये एक आइडियल काउंटर पार्टी है। तो डील फाइनली ऐसी होती है। सिटाडेल रॉबिनहुड को पैसे देता है ताकि ये रॉबिनहुड के कस्टमर्स के अगेंस्ट ट्रेड कर सके। इसे पेमेंट फॉर ऑर्डर फ्लो या PFOF कहते हैं। इसके बदले सिटाडेल आपके ऑर्डर्स एक्सचेंज से थोड़े बेटर प्राइस पे फिल करता है। आपको कमीशन नहीं देना पड़ता, और आपको प्राइसेस में थोड़ा इंप्रूवमेंट मिलता है। रॉबिनहुड को सिटाडेल से पेमेंट मिलता है, और सिटाडेल कई लाख लो रिस्क ट्रेड्स पे स्प्रेड्स कमा पाता है। इस सिस्टम में हर किसी का फायदा होता है। लेकिन फॉर्मर SEC चेयर गैरी गेंसलर और दूसरे क्रिटिक्स का मानना है कि इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। ब्रोकर का काम होता है आपके लिए बेस्ट डील ढूंढना, लेकिन ब्रोकर को मार्केट मेकर से भी पैसे मिल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं और बेटर डील हो, लेकिन ब्रोकर के लिए करंट अरेंजमेंट ल्यूक्रेटिव होने के कारण ये इन्हें नहीं ढूंढता। एक बड़ा स्ट्रक्चरल कंसर्न भी है। टॉप 3 होलसेलर्स यूएस के रिटेल इक्विटी ऑर्डर्स का 80% हैंडल करते हैं। यूएस इक्विटी ट्रेडिंग का लगभग आधा एक्सचेंजेस की जगह दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे होता है। एक्सचेंजेस वो जगह होने चाहिए जहां प्राइस डिस्कवर होता है और स्टॉक का ट्रू वैल्यू मिलता है। लेकिन अगर यहाँ ट्रेड्स कम होते जाते हैं तो प्राइस सिग्नल वीक हो जाता है। SEC ने 2022 में रिटेल ऑर्डर्स एक्सचेंजेस में वापस लाने के लिए रिफॉर्म्स प्रपोज किए थे, लेकिन इन्हें 2025 में विड्रॉ कर लिया गया। इनफैक्ट ये वही सिस्टम है जो 2021 में गेमस्टॉप सागा में इन्वॉल्व था। कई लाख रिटेल ट्रेडर्स रॉबिनहुड के थ्रू गेमस्टॉप स्टॉक खरीद रहे थे, जिससे क्लियरिंग सिस्टम ओवरवेल्म हो गए। रॉबिनहुड को लोगों को ये स्टॉक और ज्यादा खरीदने से रोकना पड़ गया था। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ना PFOF, ना ब्रोकर्स का इंटरनली ट्रेड्स मैच करना, और ना ही एक्सचेंज के बाहर रिटेल ट्रेड्स का एग्जीक्यूशन। सब कुछ एक्सचेंजेस में ही होता है। तो इससे आपके लिए क्या बदलता है? एवरेज इंडियन रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत कुछ नहीं बदलता। गिफ्ट सिटी के थ्रू ऑर्डर जाने के कारण यूएस के होलसेलर्स, मार्केट मेकर्स और PFOF का सिस्टम बस हट नहीं जाता। एक बार आपका ऑर्डर यूएस जब पहुंच जाता है, वो उसी सिस्टम में घुस जाता है जिसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया।
आप LRS के अंडर पैसे रिमिट करते हो, आपको अभी भी करेंसी रिस्क फेस करना पड़ता है। मतलब अगर रुपये की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट वीक या स्ट्रांग होती है तो आपके रिटर्न्स भी उसी हिसाब से मूव करते हैं। और यूएस के टैक्सेस और इंडिया में कैपिटल गेन्स रूल्स पहले की तरह ही अप्लाई होते हैं। अगर कुछ बदलता है तो वो है पैसों का रूट। पहले आपका ऐप डायरेक्टली यूएस ब्रोकर डीलर से कनेक्ट करता था और आपके रेगुलेटरी टच पॉइंट्स अलग अलग थे। रेमिटेंस के लिए आरबीआई और ब्रोकर के लिए एसईसी। अब बीच में एक इंडियन रेगुलेटरी लेयर आता है। आपके ट्रेड्स गिफ्ट सिटी के थ्रू गुजरते हैं आईएफएससीए के निगरानी में। भले ही आपकी स्क्रीन पे आपको जो दिखता है वो ज्यादा नहीं बदलता, लेकिन ये सिस्टम में एक इंप्रूवमेंट है। जीरोधा में यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग लाने के लिए हम भी इस गैप फ्रेमवर्क रूट का यूज करेंगे। इस पे फिलहाल काम चल रहा है। आपको क्या लगता है, इस नए सिस्टम से यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग में क्या चेंजेस आ सकते हैं? अगर आपने यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।